नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में हार्दिक अभिनंदन है, बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज मॉर्निंग में हमने मॉडल पेपर फर्स्ट की जो क्लास है वो अपलोड की थी। आप लोगों को जो वो क्लास है, उसके जो क्वेश्चन है वो कैसे लगे आप हमें कमेंट करें। उसी तरह की नेक्स्ट क्लासेस है या उसमें कोई चेंजेस करना है वो मैं आपके लिए कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि 8 जून को जो CHO का एग्जाम है उसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेक्शन है वो लेने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया जो रिजल्ट है हमारा होना चाहिए। ये इसी की तरह की हम तैयारी कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करने के लिए हम मॉडल पेपर की जो क्लासेस है लेके आया हूँ। उम्मीद करूंगा कि आपको जो पहली क्लास है वो बढ़िया लगी है। काफी अच्छा कंटेंट मैंने उसके अंदर डाला हुआ है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में आपके लिए आएंगे, जीके के क्वेश्चन भी उसके अंदर शामिल होंगे और नर्सिंग के जो टॉप क्वेश्चन है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है या 2 से 3 लाइनर के जो बड़े क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, वो सभी मैंने इसके अंदर इन्वॉल्व किए हैं। तो दोस्तों, उसी तरह की जो नेक्स्ट मॉडल पेपर की जो क्लासेस है वो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। नेक्स्ट मैं ये कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग के टाइम एक क्लास और इवनिंग के टाइम में भी एक अलग अलग क्लास डालूं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन आप तक पहुंचे। तो आज की क्लास भी उसी तरह से स्टार्ट करेंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। हर एग्जाम में 3 4 5 7 क्वेश्चन है जो इमेज बेस्ड पूछे जाते हैं और हमें ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है हमारे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनके अंदर हमारा हमने अगर पढ़ा हुआ है, देखा हुआ इमेज, तो उसका जो क्वेश्चन हमारा आंसर वो राइट जाना चाहिए ताकि हमारा जो ज्यादा से ज्यादा हमारे उसमें नंबर मिले, हमारा सिलेक्शन है वो श्योर हो। ठीक है, तो उसी कड़ी को हम स्टार्ट करते हैं। आज की फर्स्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आपको एक इमेज शो कर रही है, आइडेंटिफाई दिस इमेज ऑफ द कैनुला। एक कैनुला का इमेज मैंने आपको शो किया हुआ है और ये जो कैनुला है ये कितने नंबर का है, कितने गोज का ये कैनुला है, ये आपको बताना है। कलर कोड के हिसाब से जो कैनुला के अलग अलग कलर कोड होते हैं, कलर कोड के हिसाब से उनका साइज अलग अलग होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जो मैंने क्लासेस पीछे पढ़ाई हुई है उन सभी में मैंने आपको ये सब चीजें पढ़ाई हुई है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो जो क्लासें मैंने की पॉइंट्स की डाली है, सक्सेस पॉइंट की डाली हुई है, ठीक है, फंडामेंटल की डाली हुई, कम्युनिटी हेल्थ की डाली हुई, तो वो क्लासें आप जरूर जाके विजिट करें। ठीक है, ताकि आपको जो बेस्ट जो प्रिपरेशन है आपकी वो और मजबूत बन सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। आइडेंटिफाई द साइज ऑफ द कैनुला। थोड़ी स्पीड रहेगी दोस्तों ताकि जल्दी से जल्दी जो क्लास है वो लेंथी ना हो, जल्दी से जल्दी क्लास है वो कंप्लीट हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा फर्स्ट का 18 गोज का कैनुला है ये। ऑप्शन बी रहेगा 16 गोज का कैनुला है। ऑप्शन सी रहेगा 20 गोज का कैनुला है और ऑप्शन डी रहेगा 22 गोज का कैनुला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप सभी लोगों का पता ही होना चाहिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पिंक कलर का जो कैनुला होता है उसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर होगा। टाइप मिसप्रिंट हुआ यहाँ पे। जो 20 गोज का कैनुला है वो पिंक कलर का कैनुला होता है और 22 गोज का जो कैनुला रहेगा वो ब्लू कलर का कैनुला रहेगा और 18 गोज का जो कैनुला होता है वो ग्रीन कलर का कैनुला होता है और जो 24 नंबर का जो कैनुला रहेगा 24 गोज का जो कैनुला था वो येलो कलर का जो पीडियाट्रिक्स के अंदर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो टाइप है थोड़ा मिसप्रिंट है, लेकिन जो राइट आंसर हो वो हमारा होगा ऑप्शन सी, 20 गोज का जो कैनुला है, 20 गोज का जो कैनुला है, ठीक है, वो होगा पिंक कलर का। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा आज का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन इन्फेंट। बच्चों के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसकी फोटो दिखा रहा हूं, तो इसका यूज क्या है। ठीक है, आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। ये आपने हॉस्पिटल के अंदर पीडियाट्रिक्स जो हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर आपने देखी होगी, आईसीयू के अंदर देखी होगी, नीकू के अंदर देखी होगी। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग कहां पर किया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट रहेगा हमारा टू स्टिमुलेट द इन्फेंट, इन्फेंट को स्टिमुलेट करने के लिए। सेकंड ऑप्शन ऑप्शन बी रहेगा टू सक्शन करने के लिए। ऑप्शन सी रहेगा फीडिंग वाया एनजी ट्यूब देने के लिए रहेगा, या ऑप्शन डी रहेगा टू प्रोवाइड ऑक्सीजन। देखो ये एक एक आपको एक केप टोपी लाइक एक दिख रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड ऑक्सीजन। ठीक है, इन्फेंट में ये ऑक्सीजन के लिए यूज किया जाता है, ऑक्सीजन उडिस का नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा रहेगा, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑर्थोपेडिक का एक क्वेश्चन आएगा कि आइडेंटिफाई ऑफ दिस टाइप ऑफ द फ्रैक्चर गिवन इन द फॉलोइंग इमेज।
एक आपको इमेज शो की जा रही है, उसके अंदर जो फ्रैक्चर शो हो रहा है, फ्रैक्चर के अलग अलग टाइप है, तो फ्रैक्चर का ये कौन सा टाइप है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक मैंने इमेज है वो रखी हुई है और इसके ऑप्शन में आपको रख रहा हूं। ऑप्शन ए रहेगा कि ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है। ऑप्शन बी रहेगा ये कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहलाता है। ऑप्शन थर्ड सी रहेगा कि ये स्पाइरल फ्रैक्चर कहलाएगा, या ऑप्शन डी रहेगा कि ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहलाएगा। देखिए सामने आपको एक बोन दिखाई दे रही है, फीमर बोन का आपको एक फीचर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर एक फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है। तो देखो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के अंदर ज्यादातर ये जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा रहेगा, तो ये रहता है बच्चों के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हड्डी टूटती नहीं है लेकिन एक गीली लकड़ी की तरह मुड़ जाती है। ठीक है, तो स्पाइरल फ्रैक्चर क्या होता है कि स्पाइरल फ्रैक्चर के अंदर ये जो फ्रैक्चर की कंडीशन है इस टाइप की रहेगी, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ये नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, इसका कम्युनेटेड फ्रैक्चर है। इसके अंदर जो बोन के छोटे 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 पीस हो जाते हैं, अलग अलग टुकड़ों में बोन है वो फ्रैक्चर होती है, तो उसको कम्युनेटेड फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं आपको। इंपॉर्टेंट फोर्थ क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा कि एक बीपी कफ है, उसकी आपको इमेज शो दिखाई दे रही है। तो इस तरह का इमेज, अगर इस तरह का बीपी कफ है यूज करेंगे हम किसके अंदर, चिल्ड्रन के अंदर, तो जो हाउ टू इफेक्ट ब्लड प्रेशर रिजल्ट है, तो ये जो ब्लड प्रेशर है पे क्या इफेक्ट डालेगा, क्या इसका रिजल्ट आएगा, क्या इसका जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो इस बीपी कफ की मैं आपको इमेज दिखा देता हूं कि ये जो बीपी कफ का साइज जो दिख रहा है ना हमें, तो ये क्या एडल्ट के अंदर यूज होने वाला साइज है। बीपी कफ का साइज जो बड़ा साइज है, तो बड़ा साइज अगर हम चिल्ड्रन या बच्चों के अंदर यूज करेंगे तो जो बीपी की जो रीडिंग आएगी, ब्लड प्रेशर की रीडिंग आएगी, वो हाई ब्लड प्रेशर आएगा। ऑप्शन बी रहेगा कि ये लो ब्लड प्रेशर को शो करेगा। ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर नॉट अफेक्टेड, ब्लड प्रेशर कोई अफेक्ट ही नहीं करेगा, या नन ऑफ दी अबोव। तो अगर बीपी का वाइड है, चौड़ा है, और वो स्मॉल पार्ट पे यानी कि छोटे बच्चों पे, इन्फेंट वगैरह पे यूज किया जा रहा है, तो ब्लड प्रेशर है वो लो ब्लड प्रेशर आएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका बी जाएगा कि लो ब्लड प्रेशर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। एक इंपॉर्टेंट इमेज आपको, मतलब नोट लेवल तक के एग्जाम के अंदर ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग इमेज, एक इमेज आपको दिखाई दे रही है, इस इमेज को हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो इसके अंदर एक पेशेंट उसको लेटाया हुआ है, एक ट्यूब है जो कि गले के अंदर ऐसे डाली हुई है। ठीक है, ओरल रूट से उसको डाली हुई है, वोकल कॉर्ड पर जाकर के वहां पर ये टच हो रही है। तो इसको ए लारिंजियल मास्क एयरवे के नाम से जाना जाएगा, बी इसको गुडल एयरवे के नाम से जाना जाएगा, ऑप्शन सी है आइजेल सुप्राग्लोटिक एयरवे इसको कहा जाता है, या ऑप्शन डी रहेगा कि पीडियाट्रिक एम्बुबेग के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, ये इमेज है, इसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन सी, आईजेल सुप्राग्लोटिक एयरवे इसको कहा जाता है, आईजेल सुप्राग्लोटिक एयरवे। ये ग्लोटिस जो होता है उसके ऊपर की साइड में रहेगा, तो उसको सुप्राग्लोटिक एयरवे के नाम से इसको जाना जाता है। लारेंजियल मास्क जो एयरवे होगा, या जो ये क्या गुडल जो एयरवे होगा, ये सिर्फ बिल्कुल साइज में बहुत छोटा होता है और सिर्फ ये ओरली सिर्फ टंग तक ही रहेगा, टंग तक इसको सप्रेस करेगा। ठीक है, एम्बुबेग यहाँ पे नहीं होगा, एम्बुबेग एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट एक पोजीशन का क्वेश्चन आएगा, पोजीशन का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, तो यहां पर भी इसके इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं। एक पोजीशन की इमेज आपको शो दे रही है, नेम ऑफ दिस पोजीशन, एक पोजीशन है जिसके अंदर क्या हेड का जो साइज है, हेड की जो स्थिति है वो थोड़ी ऊपर है लेकिन लेग डाउन है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इस पोजीशन को हम किस नाम से जानते हैं। इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए रहेगा रिवर्स ट्रेंट लेनबर्ग पोजीशन इसको कहा जाएगा, ऑप्शन बी रहेगा ट्रेंट लेनबर्ग पोजीशन इसको कहेंगे, ऑप्शन सी रहेगा कि काउंटर ट्रेंट लेनबर्ग पोजीशन इसको कहा जाता है, या ऑप्शन डी रहेगा कि सुपाइन पोजीशन। दोस्तों आप सभी को पता है कि सुपाइन पोजीशन ये नहीं हो सकती, क्योंकि सुपाइन पोजीशन अपने सीधा लेटाते हैं। ठीक है, काउंटर के अंदर क्या इसको एक साइड के अंदर टिल्ट करेंगे, वेरा पोजीशन होगी। तो इन दोनों में से ही इसकी पोजीशन को कंफर्म है, तो आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ये रिवर्स ट्रेंट लेनबर्ग पोजीशन है या ये ट्रेंट लेनबर्ग पोजीशन है। तो इसका जो राइट क्वेश्चन जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन इसका राइट क्वेश्चन जाएगा। इस कंडीशन को हम रिवर्स ट्रेंट लेनबर्ग पोजीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और जब कोई गले की, चेस्ट की या थोरेसिक कैविटी की ये जो सर्जरियां होती है, तो या एब्डोमिनल तक की जो सर्जरियां होती है उसके अंदर ये ज्यादातर ये पोजीशन यूज की जाती है। ठीक है, और जो हाइपोवोलेमिक शॉक वगैरह के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर ट्रेंट लेनबर्ग की पोजीशन है वो यूज की जाती है, जिसके अंदर क्या होता है हेड डाउन आता है और लेग है वो ऊपर की साइड में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ आपको लेके चलता हूं मैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट प्रायोरिटी वाइल प्लानिंग केयर फॉर ए क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ इम्यून डेफिशिएंसी। मतलब प्रतिरक्षा न्यूनता के निदान वाला एक जो पेशेंट आया है जिसकी क्या प्रतिरक्षा इम्यूनिटी पावर है वो कम है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देनी है। देखभाल का योजना में बना रहे हैं तो कौन सी जो प्राथमिकता है जिसकी क्या इम्यूनिटी पावर बिल्कुल ही कमजोर है, ऐसा अपने हमारे पास एक पेशेंट आया तो उसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी, ऑप्शन ए रहेगा कि प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट टू डिक्रीज एंग्जाइटी। पेशेंट को हम क्या इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि उसकी चिंता है जो एंग्जाइटी है वो कम हो। ऑप्शन बी रहेगा इनकरेज डिस्कशन अबाउट लाइफस्टाइल चेंजेस। उसको ये डिस्कशन करेंगे कि तुम्हारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज करो, उसमें ये उसको उत्साह देंगे, उसको ये बताएंगे कि ये करने से ये होगा, तो अपने लाइफस्टाइल पर रहना सहना खाना पीना उठना बोल ये सब चेंज करो। ऑप्शन सी रहेगा कि आइडेंटिफाई फैक्टर दैट डिक्रीज द इम्यून सिस्टम फंक्शन, या जो वो फैक्टर है उनको आइडेंटिफाई करो जो क्या करेंगे कि इम्यून के जो फंक्शन है उनको डिक्रीज करते हैं। या ऑप्शन डी रहेगा कि प्रोटेक्टिंग द क्लाइंट फ्रॉम इन्फेक्शन, या जो क्लाइंट है उसको हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे। तो दोस्तों ये तीनों उसमें मेरे को नहीं इंपॉर्टेंट लग रहे, लेकिन ये जो डी ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है प्रोटेक्टिंग द क्लाइंट फ्रॉम इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन से हम प्रिवेंट कराएंगे तो इम्यूनिटी पावर भी उसकी डेवलप होगी, इम्यूनिटी पावर जो उसकी कमी है वो जो डाउन जा रही है उसको हम बचा सकते हैं। सबसे पहला जो प्रायोरिटी यही रहेगा कि हमारा कि हमें इन्फेक्शन से उसको प्रिवेंट कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आपके लेके चलता हूं कि विच फाइंडिंग इंडिकेट कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी या एड्स। एचआईवी की खोज हम कर रहे हैं, एड्स का की कोई निदान है उसकी टेस्ट की हम पुष्टि कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सी जांच होगी जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसको एचआईवी हो चुका है या एड्स इसको हो चुका है। ऑप्शन ए रहेगा कि अगर CD4 सेल जो काउंट कर रहे हैं, CD4 सेल्स की जो काउंट कर रहे हैं वो क्या लेस देन है 1000 सेल से, ठीक है। या ऑप्शन बी रहेगा कि वेन CD4 सेल काउंट लेस देन 600 सेल्स पर mm3 से काउंट कम है, या वो CD4 सेल है 200 से कम है, या वो 400 से कम है, ठीक है। तो ये ऑप्शन रहेंगे 4। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा कि ऑप्शन सी है, अगर वेन CD4 सेल काउंट जो लेस देन आ रहे हैं वो 200 सेल पर mm³ से नीचे आ रहे हैं, पर mm3³ मतलब से नीचे आ रहे हैं 200 सेल से, तो वो क्या एचआईवी जो पॉजिटिव की कंडीशन है उसकी पुष्टि कर देगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि नी जॉइंट इज ए एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट। एक जॉइंट्स का क्वेश्चन आएगा, बॉडी के अंदर जितने भी जॉइंट होते हैं उनके अंदर नी जॉइंट का क्वेश्चन पूछा गया है कि नी जॉइंट है वो किस तरह का जॉइंट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए इसका रहेगा कि बॉल एंड शॉकेट जॉइंट, इसको बॉल एंड शॉकेट जॉइंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी रहेगा हिंज जॉइंट या इसको कब्जा जॉइंट भी कहते हैं। ऑप्शन सी रहेगा पिवोट जॉइंट्स के नाम से इसको जानते हैं, या ऑप्शन डी रहेगा सैडल जॉइंट के नाम से इसको जानते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि नी जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है, नी जॉइंट को हम हिंज जॉइंट या आम भाषा में इसको बोला जाता है कि कब्जा। जैसे एक दरवाजे का जो एक साइड में लगा होता है जिससे कि दरवाजा पीछे की ओर नहीं जा सकता, वो सिर्फ जितना एक तरह से जैसे पैर पीछे मुड़ गया लेकिन आगे की तरफ नहीं मुड़ सकता, तो जैसे एक दरवाजा एक साइड में खुल सकता है बाहर की साइड नहीं खुल सकता, उसके पीछे जैसे कब्जा लगा तो उसको हिंज जॉइंट के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आपको लेके चलता हूँ कि विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन द मेलियस एंड इनकस बोन। मेलियस और इनकस बोन है ऑफ द मिडल ईयर है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में मध्य कान की जो मेलियस और इनकस जो हड्डी होती है वो कौन सा जोड़ है वहां पे प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए रहेगा पिवोट जॉइंट, ऑप्शन बी रहेगा हिंज जॉइंट, ऑप्शन सी रहेगा सैडल जॉइंट, ऑप्शन डी रहेगा बॉल एंड सॉकेट। तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ये शोल्डर वेयर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा रहेगा कि कार्पल टनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ विच नर्व। जो कार्पल टनल सिंड्रोम जो डिजीज है वो कौन सी नर्व के कंप्रेशन के कारण होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन ए रहेगा कि रेडियल नर्व के कारण होगी, ऑप्शन बी रहेगा कि मेडियन नर्व के कारण होगी, ऑप्शन सी रहेगा कि दी अल्नर नर्व के कारण होगी, या ऑप्शन डी रहेगा कि फीमोरल नर्व के कारण है जो कार्पल टनल सिंड्रोम की डिजीज है वो होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, दी मीडियल जो नर्व है उसके कारण है कार्पल टनल सिंड्रोम की कंडीशन है वो पैदा होगी। कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में आपको बताऊं, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि कार्पल टनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द कंप्रेशन इन मेडियल नर्व, सो दैट्स वे इज द आल्सो कॉल्ड मेडियन नर्व कंप्रेशन। मेडियन नर्व कंप्रेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यूबेटियल टनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द इंजरी इन
अल्नर नर्व। अगर अल्नर नर्व के अंदर कोई इंजरी होती है तो क्यूबिटल टनल सिंड्रोम होता है, और कार्पल टनल सिंड्रोम किस वजह से होगा? मेडियन नर्व के कंप्रेशन के कारण होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि टोफी। टोफी एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ गया। टोफी इज द कार्डिनल साइन ऑफ दिच डिजीज। टोफी जो किस रोग का प्रमुख लक्षण है? कार्डिनल साइन इसको बोला जाता है। कौन सी डिजीज का है? तो ऑप्शन ए इसका रहेगा कि ऑर्थो आर्थराइटिस, ऑप्शन बी रहेगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑप्शन सी रहेगा गाउटी आर्थराइटिस, और ऑप्शन डी रहेगा स्पॉन्डिलोलाइसिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? टोफी है जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी है जी। गाउटी जो आर्थराइटिस होता है उसका जो प्रमुख जो साइन होता है वो रहता है टॉफी। टॉफी TOF टॉफी के नाम से इसको जाना जाता है, TOPHI टॉफी के नाम से। ये किसका कार्डिनल साइन के नाम से जानता है? तो ये जो गाउटी आर्थराइटिस जो होता है उसका प्रमुख लक्षण माना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम पढ़ते हैं कि मिस्टर लखनपाल एक नर्सिंग ऑफिसर वर्किंग इन ए ट्रॉमा वार्ड के अंदर वर्क कर रहा है एम्स पटना के अंदर, और उसने क्या किया? ही जस्ट रिसीव किया, उसने एक क्लाइंट को फ्रैक्चर ऑफ द फीमर के साथ उसको रिसीव किया है, उसका जो फीमर की हड्डी है वो टूटी हुई है। ही वुड असेस फॉर साइन ऑफ द सर्कुलेटरी इंपेयरमेंट इन दिस क्लाइंट बाय आस्किंग हिम टू। जो लखनपाल है जो उसने ये ट्रॉमा वार्ड में वो कार्यरत कर रहा है, और उसके पास एक ऐसा मरीज आया है जिसकी जांघ की यानी कि फीमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, तो वह उससे पूछकर उस क्लाइंट में रक्त संचार संबंधी कमी के लक्षण का आकलन कैसे करेगा? ठीक है, वो क्या करेगा कि परफॉर्म करेगा बाइसेप एक्सरसाइज उसको करनी है। वो कहेगा कि पेशेंट तुम्हें बाइसेप जो फोर्स एक्सरसाइज है वो करनी है, या करेगा मूव द टोज अपवर्ड एंड डाउन, या पैर को ऊपर नीचे करवाएगा टोज को, या टर्न हिमसेल्फ इन द बेड, या वो कहेगा कि बेड पर खुद अपने आप ही टर्न करो, या इंस्ट्रक्ट करेगा क्लाइंट को कफ एंड डीप ब्रीथ। वो क्या कहेगा कि तुम कफ करो और डीप ब्रीथ लो। तो इसका ऑप्शन बी है वो राइट आंसर रहेगा कि मूव दी टॉयज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जो पैरों की उंगलियां हैं उनको वो बोलेगा कि आप इनको पैरों ऊपर नीचे तक करते रहो, ताकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कंटिन्यू उसके अंदर बना रहे। तो इसका बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि साइटिका नर्व पेन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ द पेन। जो साइटिका तंत्रिका दर्द है वो किस प्रकार के दर्द का उदाहरण है? साइटिका जिसको नर्व जो पेन बोला जाता है तो वो किस टाइप का पेन बोला जाता है? ऑप्शन ए रहेगा रेफर्ड पेन के नाम से इसको जाना जाता है, ऑप्शन बी रहेगा फैंटोम पेन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी रहेगा इंट्राक्टेबल के पेन के नाम से जाना जाता है, या ऑप्शन डी रहेगा रेडिएटिंग पेन के नाम से इसको जाना जाता है। तो साइटिका का जो पेन होता है, साइटिका का जो दर्द होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन डी रेडिएटिंग पेन के नाम से इसको जाना जाता है। रेडिएटिंग पेन इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 द ग्रुप ऑफ नर्व that are located in the submucosal layer to regulate the secretory activity of the intestine is known as। मतलब अंतःस्रावी जो गतिविधियां होती है, आंत की जो स्रावी गतिविधियां होती है उनको लगातार कंटिन्यू करने के लिए उपश्लेष्मक परत में स्थित तंत्रिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? जो म्यूकोजल लेयर पाई जाती है रेगुलेट करती है, जो कि सिक्रेटरी जो एक्टिविटी को रेगुलेट करती है, तो जो म्यूकोजल लेयर पाई जाती है, ठीक है, ऑफ इंटेस्टाइन की, तो उनको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा आउरबेक प्लेक्सिस के नाम से, ऑप्शन बी रहेगा मेसेंजर प्लेक्सिस के नाम से, ऑप्शन सी रहेगा वेगल नर्व के नाम से, ऑप्शन डी रहेगा थोरेसिक नर्व प्लेक्सिस के नाम से इसको जाना जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जाएगा मेसेंजर प्लेक्सिस के नाम से इसको जाना जाएगा। ऑप्शन 16 की ओर चलते हैं कि ऑप्शन 16 क्या पूछ रहा है कि पेरा सर्वाइकल ब्लॉक इज एसोसिएटेड विद ऑफ द डेंजर ऑफ। जो पेरा सर्वाइकल ब्लॉक है वो किस खतरे से जुड़ा हुआ है? जो पेरा सर्वाइकल ब्लॉक है वो किस खतरे से जुड़ा हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए रहेगा कि फिटल ब्रेडिकार्डिया से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी रहेगा इनहेलेशन ऑफ द लेबर के साथ जुड़ा हुआ है, इनहिबिशन ऑफ द लेबर के साथ जुड़ा हुआ है, सॉरी, ऑप्शन सी रहेगा कि इंक्रीज्ड ब्लड गैस से ये जुड़ा हुआ है, या ऑप्शन फोर्थ डी रहेगा एटोनिया ऑफ यूट्रस से जुड़ा हुआ है। तो जो पेरा सर्वाइकल ब्लॉक है वो किस खतरे से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए फिटल ब्रेडिकार्डिया से ये जो जुड़ा हुआ है, फिटल ब्रेडिकार्डिया इसका जो राइट आंसर रहेगा। सिंगल लाइनर क्वेश्चन आज मैंने ज्यादा रखे हैं थोड़े, ताकि जल्दी से जल्दी जो क्लास के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो और कम समय के अंदर हम इसको कवर करें। पिछली जो क्लास है आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा उसके अंदर सपोर्ट किया है, बहुत ही ज्यादा
आपने उनको वॉचिंग किया, तो आप सभी से आगे भी ये रिक्वेस्ट है कि क्लास को प्लीज कंटिन्यू वॉच करें। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कम से कम एक अपने फ्रेंड्स किसी को शेयर करें और एक लाइक और एक कमेंट आप क्लास में जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं कि क्रामर्स रूल यूज फॉर, जो क्रामर्स रूल है वो यूज किया जाता है, यूज फॉर किसके लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए रहेगा कि जॉन्डिस के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी रहेगा कि नेक्रोटाइजिंग एंड एंटेरोकोलाइटिस के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी रहेगा बर्न के लिए किया जाता है, या ऑप्शन डी रहेगा एस्फेक्सिया के लिए जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही क्रामर्स रूल है। रूल ऑफ 9 तो बर्न के लिए किया जाता है, ये एक अलग रूल है। तो क्रामर्स रूल किसके लिए यूज किया जाएगा, ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया। तो क्यों इसका जो राइट आंसर है कि जॉन्डिस, जॉन्डिस की जो कंडीशन है उसके अंदर है जो क्रामर्स रूल का यूज है वो किया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 18। एक कॉन्जिनेंटल कंडीशन, एक जन्मजात एक हमें कंडीशन दी गई है जिसके अंदर क्या करें, एब्डोमिनल कंटेंट प्रोट्रूड थ्रू द डिफेक्ट इन द एब्डोमिनल वॉल एंड इट नॉट कवर्ड विद सेक इज कॉल्ड एज। एक जन्मजात स्थिति है कि पेट की जो सामग्री या पेट की जो दीवार है उसको मतलब उसके माध्यम से कोई चीज है वो बाहर निकल गई है, थैली से ढकी हुई नहीं है। सिंपल डायरेक्ट ऑर्गन हमें बाहर दिखाई दे रहा है, सीधा पेट की जो एब्डोमिनल कैविटी है जन्म के समय वहां से कोई अंग या कोई ऑर्गन जो पेट का डायरेक्टली बाहर दिखाई दे रहा है, विजिबल हो रहा है, उसके अंदर ऊपर कोई थैली कोई कवरिंग नहीं है, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? इसका जो ऑप्शन ए रहेगा गैस्ट्रोसेचाइसिस, ऑप्शन बी रहेगा ओम्फालोसिल, ऑप्शन सी रहेगा अम्लाइकल हर्निया, या ऑप्शन डी रहेगा एब्डोमिनल हर्निया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? कोई डायरेक्ट अगर ऑर्गन हमें शो कर रहा है एट बर्थ, जन्म के समय भी हमें शो कर रहा है जिसके पे कोई कवरिंग नहीं है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर डायरेक्ट शो कर रहा है, तो उसका हम बोलेंगे गैस्ट्रोसेचाइसिस, इस नाम से इसको जाना जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम कि एब्डोमिनल जो कंटेंट प्रोट्रूड थ्रू द डिफेक्ट इन एब्डोमिनल वॉल एंड इट इज कवर्ड विद शेक इज नोन एज ओम्फाइलोसिल्स। अगर पेट के जो एब्डोमिनल वॉल है, एब्डोमिनल वॉल से कोई भी अंग बाहर आया और वो किसी भी चीज से कवरिंग है, वो कोई थैली नुमा संरचना से कवर्ड है, किसी सेक से कवर है, तो उसको हम अम्फाइलोसील के नाम से जानेंगे। और अगर वो नहीं है तो जो अभी हमने पढ़ा कि उसको गैस्ट्रोसेचाइसिस के नाम से उसको जानेंगे। राइट आंसर इसका ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट कंसर्न व्हाइल प्रोवाइडिंग ओरल केयर टू एन अनकॉन्शियस क्लाइंट इज। एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, एक बेहोश पेशेंट है, मरीज है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसर्न हम कर रहे हैं, तो प्रोवाइड ओरल केयर देते समय तो हमें किस चीज का चिंता क्या करनी, किस चीज की हमें ध्यान रखना है? तो ए यूज ऑर्डर माउथ केयर सॉल्यूशन, यूज करना में माउथ केयर जो सोल्यूशन है ये ऑर्डर करना है। बी रहेगा प्रिवेंटिंग एस्पिरेशन, एस्पिरेशन से हमें उसको प्रिवेंट कराना है। ऑप्शन सी रहेगा लुक फॉर डेंचर्स, लुक डेंचर के लिए हमें जाना है, देखना है। या ऑप्शन डी रहेगा प्रोवाइड ओरल केयर इन ईच शिफ्ट, हर शिफ्ट के अंदर हमें क्या करना है, उसको ओरल केयर है वो प्रोवाइड करवानी है। तो इसका राइट आंसर जाएगा कि प्रिवेंटिंग एस्पिरेशन, एस्पिरेशन से हमें उसको प्रिवेंट करवाना है, ये हमारी फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो रहेगी। नेक्स्ट 20 नंबर एमसीक्यू आज का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, विच ऑफ अमंग ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कंप्रोमाइज्ड इन ए न्यू बोर्न बेबी विद क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप की डिजीज है, एट बर्थ बच्चों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, फांक होठ या फटे होठ जो होते हैं बच्चों के, नवजात शिशु के होते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्रभावित होती है? अगर इस तरह की कंडीशन बच्चे के अंदर प्रेजेंट है तो बच्चा किस चीज करने में, क्या एक्टिविटी करने में उसको प्रॉब्लम आएगी? तो ऑप्शन ए इसका रहेगा कि वो सकिंग प्रॉपर नहीं कर पाएगा, ऑप्शन बी रहेगा कि वो रेस्पिरेशन प्रॉपर नहीं कर पाएगा, ऑप्शन सी रहेगा कि वो स्वेलोइंग प्रॉपर नहीं कर पाएगा, या ऑप्शन डी रहेगा फेशियल एक्सप्रेशन उसके प्रॉपर नहीं आएंगे। तो ये इजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर वो रहेगा सकिंग, वो सकिंग प्रॉपर नहीं कर पाएगा क्योंकि क्लेफ्ट लिप उसके जो होठ है वो बीच में से कटे हुए होते हैं, तो वो प्रॉपर सकिंग है वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द प्रायोरिटी नीड, व्हाट इज द प्रायोरिटी नीड दैट मस्ट इंक्लूड द केयर ऑफ ए चाइल्ड हु इज हैविंग न्यूमोनिया। न्यूमोनिया से एक पीड़ित बच्चा है, उसकी देखभाल के अंदर हमें जो प्रायोरिटी के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। प्रायोरिटी के क्वेश्चन, नर्सिंग प्रायोरिटी के क्वेश्चन है वो बहुत बार रिपीट होते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है लेकिन उनको गलत नहीं करना है। हमें कोई ना कोई डिजीज की कंडीशन या कोई न कोई एक प्रॉब्लम की कंडीशन दी होगी और हमें उसमें प्रायोरिटी है, जो नर्सिंग प्रायोरिटी है
वो पूछी जाती है। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, निमोनिया की कंडीशन है, एक पीड़ित नवजात बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो उसको अगर निमोनिया की कंडीशन हो तो प्राथमिकता हमें किस चीज की देनी है, उसको ऑप्शन ए रहेगा कि रेस्ट प्रोवाइड कराना है, ऑप्शन बी रहेगा रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज उसको करवानी है, ऑप्शन सी रहेगा कि उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रोवाइड कराना, ऑप्शन डी रहेगा ट्राई साइकिल उसको राइडिंग के लिए हमें देनी है। तो इस तरह का इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ये रहेगा कि अगर निमोनिया का पेशेंट है, उसको सांस की ऑलरेडी उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड करवाना है, उसको एक्सरसाइज है, उसको ट्राई साइकिलिंग वगैरह ऐसी तरह की कुछ चीजें उसको नहीं करने देनी है, ताकि इन चीजों से उसको दिक्कत ज्यादा बढ़ती है। तो ये चीजें न करने के बजाय हमारा जो प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी रेस्ट करवाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू रहेगा 22 नंबर कि साइनोसिस इन ए चाइल्ड कैन बी सीन इन ऑल ऑफ द पैलेस मेंशनड बिलो एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का ये क्वेश्चन है कि एक बच्चे के अंदर साइनोसिस नीचे वर्णित सभी स्थानों पर देखा जा सकता है, एक को छोड़ करके। जो साइनोसिस हम बच्चे के अंदर देखेंगे तो हम सभी चीजें सभी स्थान उसके देख सकते हैं, लेकिन एक स्थान पर हम साइनोसिस नहीं देख सकते। ऑप्शन ए रहेगा स्क्लेरा पर हम साइनोसिस देख सकते हैं, ऑप्शन बी टंग पर हम देख सकते हैं, ऑप्शन सी रहेगा कि नेल बड्स पे देख सकते हैं, ऑप्शन डी रहेगा लिप्स पे देख सकते हैं। तो इन चार में से एक चीज है जहां पर हम साइनोसिस की कंडीशन हम नहीं देख सकते, उसका राइट आंसर रहेगा कि स्क्लेरा पे हम जो नहीं देख सकते, टंग, नेल बड्स और लिप्स तीनों पर ही जो साइनोसिस की कंडीशन है वो देखी जा सकती है। Question number 23. Which of the following would be first alert the nurse that a child in hemorrhagic after tonsillectomy? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कारक नर्स को सबसे पहले सचेत करेगा? ऐसी कौन सी कंडीशन है वहां पे नर्स को सबसे पहले एक्टिव होना पड़ेगा कि टॉन्सिलेक्टमी के बाद बच्चे को रक्तस्राव हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है। टॉन्सिलेक्टमी की एक प्रोसीजर किया गया, उसके बाद है जो कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है उसको। तो ऑप्शन ए रहेगा कि माउथ उसको ब्रीथिंग देना है, उसको बी रहेगा कि फ्रिक्वेंट स्वेलिंग उसको थोड़ा थोड़ा निकलना है, ऑप्शन सी रहेगा कि रिक्वेस्ट फॉर ड्रिंक पीने के लिए कुछ मांगना है, ऑप्शन डी रहेगा कि इंक्रीज पल्स रेट, उसकी जो पल्स रेट है वो बढ़ी हुई रहेगी। तो इसका ऑप्शन बी है वो फ्रिक्वेंट स्वेलिंग इसका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, फ्रिक्वेंट स्वेलिंग है इसका राइट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन इन्फेंट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का एक क्वेश्चन है, आपको आएगा ये आएगा सीएचओ के एग्जाम में। आप ये राइट डाउन कर लेना कि 101% है, एनटीडी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसी कौन सी हेल्प हम प्रोवाइड करवाएंगे प्रिवेंशन करने के लिए कि फिटस को जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वो डिजीज ना हो, तो उसको हम विटामिन ए देंगे, विटामिन सी देंगे, विटामिन ई देंगे, या उसको ऑप्शन डी रहेगा कि फोलिक एसिड देंगे। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से हमें बचने के लिए जो फोलिक एसिड की टेबलेट है, ऑप्शन डी इसका जो राइट आंसर जाएगा कि फोलिक एसिड की टेबलेट है वो हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर की मोस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग। प्रायोरिटी के क्वेश्चन आपको बहुत आएंगे। प्रायोरिटी के क्वेश्चन हमें बार बार पूछे जाते हैं, 3 से 4 लाइनर 5 लाइनर तक बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके अंदर आंसर बिल्कुल छोटा सा होता है। इजी क्वेश्चन होता है, लेंथी क्वेश्चन होता है, लेकिन बच्चे क्या बड़े लेंथी क्वेश्चन को देख करके घबरा जाते हैं। जितना लेंथी क्वेश्चन होगा, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया, उतना इजी क्वेश्चन होगा। तो मोस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा गया है। एक पेशेंट है, क्लाइंट है, एक बच्चा है, उसका हु इज सफरिंग फ्रॉम कर रहा है टॉनिक क्लोनिक सीजर। तो दोस्तों टॉनिक क्लोनिक दौरे से एक पीड़ित बच्चा है, उसकी देखभाल करने के लिए जो सबसे पहले प्राथमिकता वो पूछेगी नर्सिंग की। तो ऑप्शन ए रहेगा कि उसको ऑक्सीजन स्टार्ट कर देनी है बाई मास्क के द्वारा, ऑप्शन बी रहेगा कि मेक चाइल्ड शीट एंड प्रोवाइड, उसको वाटर प्रोवाइड करा देना, ऑप्शन सी रहेगा इसको प्रोटेक्ट चाइल्ड फ्रॉम दी सेल्फ इंजरी, से बच्चे को प्रोटेक्ट करना है, ऑप्शन डी रहेगा अप्लाई रेस्ट्रेंट, उसको रेस्ट्रेंट है वो अप्लाई कराना है। ठीक है, तो इस तरह का जो कंडीशन का बच्चा है उसको प्रोटेक्ट करना है सेल्फ इंजरी से। ठीक है, क्योंकि सीजर के अंदर चाहे वो अडल्ट हो, तो सीजर जब भी आएगा तो सीजर के अंदर हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी वही बनेगी कि उसको सेल्फ इंजरी ना हो, चाहे वो अडल्ट हो, चाहे वो चाइल्ड हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, तो सेल्फ इंजरी सीजर्स के अंदर सबसे ज्यादा रिस्क इसी का होता है कि उसको सेल्फ इंजरी हो सकती है, तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा रहेगा टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट इंक्लूडिंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, TOF का ये क्वेश्चन आया है, टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट का ये क्वेश्चन आया है, जिसके अंदर हार्ट बूट शेप का हो जाता है, बूट शेप का एक हार्ट हो जाता है। आपको याद करवा दूं कि इसके लिए के अंदर सभी चीजें शामिल है, सभी कंडीशन इसके अंदर होगी, लेकिन एक को छोड़ करके। ऑप्शन ए रहेगा कि ओवर राइडिंग एरोटा इसके अंदर रहेगी, ऑप्शन बी रहेगा कि पल्मोनिक स्टेनोसिस इसके अंदर रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा
कि पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस इसके अंदर रहेगा, या ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसके अंदर तीन कंडीशन है जो रहेगी, लेकिन एक नहीं रहेगी। टेट्रोलॉजी ऑफ फुलेट के अंदर हम पढ़ते हैं, तो ऑप्शन सी पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस जो कंडीशन है, ऑप्शन सी है पेटेंट डक्टस जो आर्टियोसिस की कंडीशन है इसके अंदर नहीं रहेगी। ऑप्शन सी हमारा जो है राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, पल्मोनरी ब्लड फ्लो इज डिक्रीज इन। जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है वो किसके अंदर डिक्रीज हो जाता है, कौन सी डिजीज के अंदर वो कम हो जाता है? तो ऑप्शन ए इसका हम पढ़ते हैं कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर कम हो जाता है, वीएसडी इसको बोलते हैं, या ऑप्शन बी आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट के अंदर ये कम हो जाता है, ऑप्शन सी टेट्राडियोफ के अंदर कम हो जाता है, या पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस के अंदर जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है वो कम हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या रहेगा? ऑप्शन सी टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट के अंदर है जो ये कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, एक 6 साल का एक बच्चा है, एडमिट टू दी हॉस्पिटल फॉर हार्ट सर्जरी। हार्ट सर्जरी के लिए उसको हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया गया है, रिपेयर करने में TOF टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट उसका रिपेयर करना है, ठीक है। नर्स शुड एंटिसिपेट, नर्स को क्या करना चाहिए? व्हेन द चाइल्ड गोज होम द पेरेंट विल मोस्ट लाइकली हैव ए कंसर्न अबाउट। तो नर्स को क्या अनुमान लगाना चाहिए कि जब बच्चा घर जाएगा तो अपने माता पिता को सबसे अधिक चिंता किस बात की होगी? तो फैमिली के लिए क्वेश्चन रहेगा कि फैमिली का अलाउ द चाइल्ड टू लीड ए नॉर्मल एक्टिव लाइफ, बच्चे को अलाउ कर देना है कि नॉर्मल एक्टिव लाइफ वो खेले करे। ऑप्शन बी रहेगा कि प्रोसाइडिंग द चाइल्ड टू गेट इनफ रेस्ट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट प्रोवाइड करवाना है, या ऑप्शन सी रहेगा हैविंग द चाइल्ड डेवलप अ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन कर रही है। व्हेन द गोज होम एंड पेरेंट विल बी मोस्ट लाइकली हैव ए कंसर्न अबाउट। जो नर्स को यह अनुमान लगाना है कि जब बच्चा घर जाएगा तो माता पिता को सबसे जो चिंता अधिक करने वाली जो बात है वो क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन है अलाउ करना है चाइल्ड को लीड ए नॉर्मल एक्टिव लाइफ के अंदर, सेकंड है उसको परसोडिंग द चाइल्ड टू गेट इनफ रेस्ट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करवाना है, हैविंग द चाइल्ड डेवलप पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, या उसको कोई पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है वो उसको हो सकती है, डेवलप हो सकती है। ऑप्शन डी इसका रहेगा हैविंग द चाइल्ड आउट ऑफ द स्कूल फॉर ए मंथ, या उसको स्कूल से 1 महीने की जो छुट्टी है वो दे दी जाए। तो ये इसके ऑप्शन रहेंगे, तो उसका ऑप्शन ए है वो राइट रहेगा, अलाउ द चाइल्ड टू लीड ए नॉर्मल एक्टिव लाइफ। जिसको टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट की जो जिसको हार्ट की सर्जरी हुई तो उस बच्चे को जो अलाउ कर देना है, लीड करना है उसको कि नॉर्मल एक्टिव वो लाइफ है वो जिए, ठीक है। लास्ट फेज ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द रिहेबिलिटेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ रिहेबिलिटेशन टू रिस्टोर ऑप्टिमम लेवल ऑफ द हेल्थ। क्योंकि जो ट्रीटमेंट का जो लास्ट जो चरण होता है वो होता है रिहेबिलिटेशन, ठीक है। रिहेबिलिटेशन यानी कि पुनर्वास, उसका मतलब यही हो गया कि इसी कंडीशन के अंदर लास्ट कंडीशन के अंदर जो ट्रीटमेंट की जो है उसके अंदर क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ का हमें अचीव करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा, इन ए चाइल्ड विद राइट टू लेफ्ट शंट विच फाइंडिंग द नर्स शुड बी एक्सेप्ट। दाएं से बाएं शंट वाले बच्चे में नर्स को किस स्थिति की उम्मीद करनी चाहिए? एक दाएं से बाएं वाला एक स्टंट है, राइट टू लेफ्ट शंट वाला एक बच्चा है, उसके अंदर नर्स है वो कौन सी जो स्थिति है, कौन सी कंडीशन है उसकी फाइंडिंग उसकी उम्मीद करती है? कि उसको पेरिफेरल एडिमा हो सकता है, उसको एलिवेटेड हेमोटोमा उसको हो सकता है, ऑप्शन सी बाउंडिंग पल्स उसमें हो सकती है, या ऑप्शन डी उसका रहेगा कि उसका बीपी है वो लो हो सकता है, ठीक है। ये इसके ऑप्शन रहेंगे, तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो एलिवेटेड जो हेमाटोन है, हेमाटोन का जो है वो बड़ा हुआ रह सकता है, एलिवेटेड रह सकता है। क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं कि पॉलीसाइथेमिया इज ए कॉमन फाइंडिंग इन द चिल्ड्रन। को पॉलीसाइथेमिया जो कंडीशन है वो बच्चों के अंदर पाई जाने वाली कॉमन कंडीशन होती है विद राइट टू लेफ्ट शंट वाले बच्चों में, ठीक है। एंड देयर बी इंक्रीज, इसके अंदर जो HCT का लेवल है वो बढ़ा हुआ आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द टाइप ऑफ द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ईयर ओसिकल्स इज, ईयर ओसिकल्स के बीच में जो जॉइंट पाया जाता है उसका नाम पूछा गया डायरेक्टली, तो उसको ए ऑप्शन ए रहेगा कि प्राइमरी कार्टिलेज के नाम से जानते हैं, कार्टिजिनियस के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस के नाम से जानेंगे, ऑप्शन सी रहेगा साइनोवियल जॉइंट्स के नाम से उसको जानेंगे, या ऑप्शन डी रहेगा फिब्रोसियल्स के नाम से इसको जानेंगे। तो ऑप्शन सी है साइनोवियल्स जॉइंट्स के नाम से इसको जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम पढ़ते हैं कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेज ऑफ द सेल ड्यूरिंग मिटोसिस। अगर मिटोसिस हो रहा है तो उसका जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है स्टेप टू स्टेप है वो किस तरह का रहेगा? तो ऑप्शन ए इसका हम पढ़ते हैं कि प्रोफेज, फर्स्ट रहेगा प्रोफेज, सेकंड रहेगा टेलोफेज, थर्ड रहेगा मेटाफेज, या रहेगा एनाफेज।
ऑप्शन बी हम देखते हैं कि टेलोफेज फर्स्ट आएगा, एनाफेज सेकंड होगा, प्रोफेज और मेटाफेज रहेगा। ऑप्शन सी रहेगा कि मेटाफेज फर्स्ट आएगा, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज 1 2 3 और फोर्थ नंबर पे आएंगे। ऑप्शन डी रहेगा कि प्रोफेज फर्स्ट आएगा, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज वो थर्ड ऑप्शन पे रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन का ऑप्शन डी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये इसकी जो सीक्वेंस है वो रहेगी। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर रहेगा स्टेज सेल ड्यूरिंग मिटोसिस, सेल का जब मिटोसिस हो रहा है, माइटोसिस अगर सेल का हो रहा है तो उसके लिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज की जो सीक्वेंस है वो रहेगी। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मसल्स टिश्यू इज ट्रू। मसल्स टिश्यू के बारे में जो कथन सही है वो कथन कौन सा हो सकता है कि ऑप्शन ए रहेगा कि स्मूथ मसल इज स्ट्रेटिफाइड, स्मूथ मसल वो स्ट्रेटिफाइड होती है। स्केलेटल मसल इज नॉन स्टेटेड, जो स्केलेटल मसल है वो नॉन स्टेटेड होती है। स्मूथ मसल इज इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। ऑप्शन डी रहता है कार्डिक मसल इज नॉट स्ट्रेटिफाइड, जो कार्डिक मसल होती है वो नॉट स्ट्रेटिफाइड होती है। तो इसका ऑप्शन सी है वो राइट आंसर शो हो रहा है यहाँ पे। राइट आंसर जो दिखेगा हमें, स्मूथ मसल है वो इनवॉलेंट्री मसल होती है और ये ऑटोमेटिक अपने आप वर्क करती रहती है, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। स्मूथ मसल के कुछ यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बता दूं तो कार्डिक मसल स्टेट एंड इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, स्मूथ मसल नॉन स्टेट होती है और इनवॉलेंट्री भी होती है, स्केलेटल मसल है वो स्टेट एंड इनवॉलेंट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 33 हम पढ़ते हैं कि कोजेज ऑफ ओस्टियोमलेशिया इंक्लूड, ओस्टियोमलेशिया के कारणों का में क्या क्या चीज शामिल है। दोस्तों ये जो क्लास है इसके अंदर ऑर्थोपेडिक्स के एक्सेप्ट के और 1 लाइनर, 3 लाइनर, 2 लाइनर सभी क्वेश्चन आएंगे और जीके के क्वेश्चन भी इसी क्लास में मैंने ऐड किए हुए हैं। तो वो क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट आगे पढ़ाऊंगा कि ये क्लास आप कंटिन्यू वॉच करना। इसके अंदर जीके के क्लास है, जो क्वेश्चन है वो मैंने स्पेशली कंप्यूटर के वगैरह के जो क्वेश्चन है वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। तो प्लीज़ आप क्लास को कंटिन्यू जरूर वॉच करना। तो ओस्टोमलेशिया के कारणों के अंदर हम क्या क्या चीज़ देखते हैं कि कैल्शियम डेफिशिएंसी रहेगी, ऑप्शन बी रहेगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहेगी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी दोनों रह सकते हैं, या ऑप्शन डी रहेगा एक्सपोजर टू सनलाइट, सेक्लोजर के खिलाफ एक्सपोजर उसमें रहेगा। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर रहेगा कि विटामिन डी की इस डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी दोनों इसके अंदर रहेगी। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लेटरल कर्वेचर्स ऑफ स्पाइनल इज कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, स्पाइनल जो होती है हमारी वो लेटरल कर्वेचर हो गई है, लेटरल की साइड में वो कर्वेचर उसमें बन गया है। तो उस कंडीशन को हम किस नाम से जानेंगे, इसको लोडोसिस कहेंगे, काइफोसिस कहेंगे, स्कोलियोसिस के नाम से उसको जानेंगे, या उसको ओस्टोमलेशिया के नाम से जानेंगे। तो लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस के नाम से इसको जाना जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जाएगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की कड़ी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द फ्रैक्चर इंक्लूड, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द फ्रैक्चर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती है। ऑप्शन ए रहता है फीवर, हैवीनेस एंड वीकनेस उसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, एडिमा, पेलर और एकीमोसिस, एकाइमोसिस इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। ऑप्शन सी रहेगा कि पेन रहेगा, पेलर रहेगा और पेरिस्थेसिया इसके अंदर प्रेजेंटेड रहेगा। और ऑप्शन डी रहेगा कि पेन, कूलनेस एंड लूज ऑफ पल्स इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा सी, पेन प्रेजेंट रहेगा, पेलर कंडीशन प्रेजेंट रहेगी और पेरिस्थेसिया की जो कंडीशन है वो वहां पर प्रेजेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि फ्रैक्चर फिबुला के दूरस्थ सिरे से पर क्या होता है, जो फ्रैक्चर अकर एट द डिस्टल एंड ऑफ द फिबुला, अगर फिबुला के डिस्टल एंड पर फ्रैक्चर हुआ है तो उसको हम किस नाम से जाने जाएंगे, वो कौन सा फ्रैक्चर होगा। ऑप्शन ए रहेगा उसको कुली फ्रैक्चर्स के नाम से जानेंगे, ऑप्शन बी रहेगा ओब्लिक फ्रैक्चर के नाम से जानेंगे, ऑप्शन सी रहेगा स्पाइरल फ्रैक्चर के नाम से उसको जानेंगे और ऑप्शन डी रहेगा पॉट फ्रैक्चर के नाम से इसको जानेंगे। दोस्तों ये छोटे छोटे 1 लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चनों को आपको रट लेना है, आने वाले 6 से 7 दिन के अंदर ये क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होंगे और आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन डी इसका पोर्ट फ्रैक्चर है, इसका राइट आंसर रहेगा कि फ्रैक्चर फिबुला के दूरस्थ सिरे पर अगर फ्रैक्चर होता है उसको हम पोर्ट फ्रैक्चर नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हम पढ़ते हैं कि ए बोन फ्रैक्चर रिजल्टिंग इन एन ओपन वुड थ्रू विच बोन फ्रैगमेंट यूजली प्रोटाउड इन नोन एज, हड्डी का कोई फ्रैक्चर हुआ है और जख्म है वो खुला घाव है और हड्डी के जो टुकड़े हैं वो बाहर दिखाई दे रहे हैं, तो उस तरह के फ्रैक्चर को हम किस नाम से जानेंगे कि सिंपल फ्रैक्चर होगा, बकल्ड फ्रैक्चर होगा, कंपाउंड फ्रैक्चर होगा या कंप्लीट फ्रैक्चर होगा। तो ऑप्शन नाम से ही पता चल रहा है, कंडीशन जो हमें डायरेक्टली बताई उसी से पता चल रहा है कि ये कंपाउंड फ्रैक्चर होगा, जिसके अंदर से जो हड्डी है बाहर प्रोट्रूड हो जाती है। कोई भी जख्म से क्या होती है, स्किन, फेट, मांस सभी को हड्डी चीर करके जो हड्डी बाहर की तरफ दिखाई देने लग जाती है तो उसको हम कंपाउंड फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38
ए नर्स ऑब्जर्व सम इनवॉलेंटरी मसल्स जर्किंग इन ए स्लीपिंग पेशेंट्स। मतलब एक पेशेंट स्लीप कर रहा है, सोता हुआ मरीज है, उसके अंदर जो मांसपेशियां, कुछ मांसपेशियां वो अनैच्छिक रूप से झटके खाती हुई दिखाई दे रही है। तो नर्स क्या कर रही है, डिटरमाइन कर रही है दैट द पेशेंट इज मोस्ट लाइकली इन विच स्टेज ऑफ द स्लीप। तो पेशेंट है, ये नर्स ये निर्धारित करेगी कि जो मरीज है वो संभवतः नींद की किस अवस्था के अंदर सो रहा है। तो ऑप्शन स्टेज फर्स्ट रहेगा NREM स्लीप कर रहा है, ऑप्शन स्टेज सेकंड रहेगी, ऑप्शन स्टेज फोर्थ रहेगी, या REM स्लीप कर रहा है डायरेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेज फर्स्ट नेक्स्ट NREM स्लीप में रहेगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊं, इनवॉलेंट्री जर्किंग मूवमेंट अकर इन स्टेज फर्स्ट NREM स्लीप के अंदर। इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट जो होगी, जो झटके वगैरह लगते हैं, जो जर्किंग मूवमेंट होगी वो फर्स्ट स्टेज के अंदर होगी, ठीक है। इन NREM स्लीप ऑल वाइटल पैरामीटर डिक्रीज, जो सारे वाइटल्स पैरामीटर वो डिक्रीज हो जाते हैं। इन कंसिस्ट अबाउट 70 से 80% टोटल स्लीप। इसके अंदर क्या होता है, लगभग 70 से 80% टोटल स्लीप इसके अंदर प्रेजेंट होता है। REM जो स्लीप होती है वो उसके अंदर क्या 20 से 25% ऑफ टोटल स्लीप पर डे प्रेजेंट होती है। और ये कब होती है, ये मॉर्निंग टाइम के अंदर होती है। विच ऑल वाइटल, जिसके अंदर सारे जो पैरामीटर है वो बड़े हुए पाए जाते हैं, और पेनिस है वो इरेक्टेड पाया जाता है। विविड ड्रीम, इसके अंदर जो सपने आते हैं, इट आल्सो कैन आल्सो बी सीन, हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं कि ये एक पेशेंट है, एडमिट है नॉन हीलिंग सर्जिकल वुंड के अंदर, ठीक है। विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इफेक्टिव टू प्रिवेंटिंग ए वुंड इन्फेक्शन। एक वुंड इन्फेक्शन का क्वेश्चन है, वुंड इन्फेक्शन से हम उसे प्रिवेंट करवा रहे हैं, तो मोस्ट इफेक्टिव हमारा जो एक्शन है नर्सिंग का वो क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर, नेक्स्ट हम इसका ऑप्शन पढ़ते हैं कि एक यूजिंग करना, हमें स्टाइल ड्रेसिंग सप्लाई हमें यूज करनी है। ऑप्शन बी रहेगा सजेस्ट करना है, डाइटरी सप्लीमेंट उसको सजेस्ट करने हैं। ऑप्शन सी रहेगा अप्लाइंग एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट उसको अप्लाई करना है। ऑप्शन डी रहेगा परफॉर्मिंग केयरफुल हैंड हाइजीन उसको परफॉर्म करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसके अंदर कोई घाव का एक संक्रमण का जो क्वेश्चन आया है, ठीक है, सर्जिकल कोई घाव है उसके साथ उसको भर्ती करा गया है, और घाव के संक्रमण को रोकने के लिए हमें जो नर्सिंग प्रक्रिया करनी है कि हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ध्यान देना है, परफॉर्म करना है केयरफुल हैंड हाइजीन। कोई भी हम ड्रेसिंग करें तो हैंड हाइजीन का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना इसके अंदर जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 40, आफ्टर एन इनिशियल स्किन असेसमेंट है, आफ्टर एक हमें क्या करना है कि प्रारंभिक त्वचा का मूल्यांकन करने के बाद में दी नर्स क्या डॉक्यूमेंट करती है, प्रेजेंस ऑफ ए रेडेंट एरिया, एक रेडेंट एरिया है वो प्रेजेंट नर्स को पाया गया है, दैट हैज ब्लिस्टर्ड, और वहां पर क्या एक ब्लिस्टर्ड हो गया है, और ये कौन सी स्टेज होगी, ठीक है, ये बर्न की मान लो कौन सी स्टेज, स्टेज फर्स्ट होगी, सेकंड, थर्ड या फोर्थ होगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि ये सेकंड स्टेज के अंदर काउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं कि एक नर्स है ऑब्जर्व कर रही है मार्क्ड इन्फ्लामेशन कर रही है ऑफ द गम्स, गम्स के अंदर अलोंग विद द रिसेशंस एंड ब्लीडिंग ऑफ द गम्स, इट इज आल्सो नोन। एक नर्स के मसूड़ों के साथ साथ मसूड़ों के अंदर से खून भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रहेगा ग्लोटाइटिस इसको कहते हैं, ऑप्शन बी रहेगा केरीज इसको कहते हैं, ऑप्शन सी चिलियोसिस इसको कहेंगे, या ऑप्शन डी पेरियोडो ऑन्टाइटिस इसको कहा जाएगा। तो ये जो मसूड़ों के साथ में जो ब्लीडिंग की कंडीशन आ रही है उस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी है पेरियोडो ओडोंटिस इसको कहा जाता है। ये इसका ऑप्शन डी है, इसका राइट आंसर जाएगा पेरियोडोंटाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं कि एक नर्स है वो एडमिनिस्ट्रेटिंग कर रही है कि पेन मेडिकेशन दे रही है एक पेशेंट को, और एडिशन टू ए चेकिंग हर आइडेंटिफिकेशन ब्रेसलेट, उसने उसकी ब्रेसलेट की पहचान करने के अलावा द नर्स करेक्टली वेरीफाई ही इज आइडेंटिफाइड बाई। तो वो एक उस ब्रेसलेट पे नाम नहीं देखने के अलावा वो कौन सी चीज़ है पेशेंट को पहचानेगी कि हमें जो पेशेंट की हमें जो ड्रग हम दे रहे हैं तो वो पेशेंट है वो राइट है। वो पेशेंट से उसका नाम पूछेगी, या रीडिंग द पेशेंट नेम ऑन द साइन ऑन, और बेड पर उसका जो नाम उसका साइन हो चुके हैं वो देखेगी। पेशेंट से पूछेगी कि रूममेट वेरीफाई, या उसका जो रूममेट है वो उसको वेरीफाई करेंगे, या आस्किंग आर यू मिस्टर कोमल, जिससे उसका नाम लेकर के उसको पूछेगी। तो ये तो फर्स्ट इसका ऑप्शन रहेगा, राइट आंसर रहेगा कि आस्किंग द पेशेंट फॉर नेम। पेशेंट से पूछेगी, हम अपना खुद चला करके नहीं बताएंगे कि आपका ये नाम है, आप कोमल हो, आप ये हो वो, तो वो हाँ नाम में बोल देगा, ऐसा नहीं करना। हमें उससे पूछना है कि आपका नाम क्या है, पेशेंट से ये पूछना है कि आपका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ जाता हूँ। तो वॉलेंट्री रिजेक्शन ऑफ अनअक्सेप्टेबल थॉट और फीलिंग फ्रॉम कॉन्शियस अवेयरनेस इज कॉल्ड।
चेतन जागरूकता से अस्वीकार्य विचारों या भावनाओं की स्वैच्छिक स्वीकृति को क्या कहा जाता है कि हम बिल्कुल ही वॉलेंट्री रिजेक्शन कर रहे हैं, अपने खुद चाह कर के हम रिजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और हम कोई भी कॉन्शियस है हम बिल्कुल ही, ठीक है, हम कोई अनकॉन्शियस नहीं है। तो उस तरह के रिजेक्शन को हम किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए रहेगा सुप्रेशन के नाम से, ऑप्शन बी रहेगा रेमिशन के नाम से, ऑप्शन डी रहेगा सब लिमिशन के नाम से, और ऑप्शन डी रहेगा रिप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह का जो रिजेक्शन होता है उसको सुप्रेशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं कि एक क्लाइंट है, डायग्नोज कर रहा है माइस्थेनिया ग्रेविस नाम से एक डिजीज है उसको, ठीक है। एक्सपीरियंस उसको क्या हुआ कि प्रोलॉन्ग्ड वीकनेस उसको दिखाई दे रही है, और एंड दी एचसीपी ऑर्डर एड्रोफोनिन टेस्ट उसको लिखा गया है, और टेंसिलोन टेस्ट उसको लिखा गया है। ए टेस्ट डोज इज एडमिनिस्ट्रेटेड एंड द क्लाइंट बिकम वीकर, और ये जो डोज देने के बाद है जो क्लाइंट है वो वीकर हो गया। हाउ शुड द नर्स इंटरप्ट दिस रिजल्ट? मतलब माइस्थेनिया ग्रेवी से पीड़ित एक क्लाइंट है, वो लंबे समय से कमजोरी का अनुभव कर रहा है, और उसको एचसीपी के एक हाइड्रोफोनियम टेस्ट और टेंसिलोन टेस्ट का आदेश दिया गया है। एक परीक्षण की खुराक दी गई है और क्लाइंट कमजोर होता जा रहा है, ठीक है। तो नर्स ने इसके परिणामों की व्याख्या वो कैसे करेगी? वो क्या कहेगी कि ए ऑप्शन रहेगा कि माइस्थेनिया क्राइसिस इज प्रेजेंट, अभी भी प्रेजेंट है। ऑप्शन बी रहेगा कि क्लोनिनर्जिक क्राइसिस प्रेजेंट हो गया है। ऑप्शन डी दिस रिजल्ट इज ए नॉर्मल फाइंडिंग हो रही है, और रिजल्ट क्या है? पॉजिटिव फाइंडिंग हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा कि ये एक कोलोनीरेजिक क्राइसिस इज प्रेजेंट हो गया इसके अंदर। ये माइस्थेनिया ग्रेविस की कंडीशन न रह करके ये एक कोलोनीरेजिक क्राइसिस की कंडीशन है वो पैदा हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 45 हम देखते हैं। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी जरूर है, लेकिन जितने लेंथी क्वेश्चन उतने इजी क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन की लेंथ देख करके घबराना नहीं है। क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना है, ऑप्शन को समझना है, और राइट आंसर है वो चूज करना है, ताकि जो CHU के अंदर हमारा जो सिलेक्शन है वो श्योर हो जाए, ठीक है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन राइट से राइट क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करने हैं। मैं आपको एग्जाम के नज़दीक पहले बता दूंगा कि आपको किस तरह से एग्जाम को अटैम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं ताकि सिलेक्शन आपको पक्का हो, किस किस क्वेश्चन पे आपको टारगेट करना है ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो श्योर हो सके। तो एक गर्भवती महिला है, नर्स, उसने नर्स को बताया कि उसने अपने पेरिडोनियल पेड पर नमी महसूस की है, और उसमें कुछ साफ तरल पदार्थ है वो दिखाई दिया है। तो नर्स ने क्या किया, जो पेरिनियल पेड है उसका निरीक्षण किया, और उसमें क्या गर्भनाल की उपस्थिति पर ध्यान दिया गया, उसके अंदर जो आंवल अपना दिखाई दे उस पर ध्यान दिया है। तत्काल जो नर्सिंग कार्रवाई है वो क्या कर सकते हैं? मॉनिटर फीटल के हार्ट रेट को मॉनिटर करेंगे, नोटिफाई दी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करेंगे, ट्रांसफर द क्लाइंट टू द डिलीवरी रूम के अंदर उसको ट्रांसफर करेंगे, या प्लेस द क्लाइंट इन द ट्रेंड लेन बर्ग पोजीशन। तो पोजीशन के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन दिया है कि ट्रेंड लेन बर्ग पोजीशन जो मैंने आपको बताई है कि वो कंडीशन कैसे रहेगी, उसके अंदर जो है लेग्स ऊपर रहेंगे और हेड डाउन रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा कि प्लेस द क्लाइंट इन द ट्रेंड लेन बर्ग पोजीशन, मतलब हमें कुछ भी नीचे से कुछ भी आंवल वगैरह उसमें कुछ शो कर रहा है तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे कि पैरों की जो साइड है वो ऊपर कर देंगे, हेड की साइड डाउन कर देंगे, तो उसको ट्रेंड लेन बर्ग पोजीशन के नाम से जाना जाता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम। असेसमेंट कर रहे हैं एक न्यू बॉर्न का, एडमिट है वो नर्सरी के अंदर। द नर्स पल्पेट द एंटीरियर फंटानेल, उसको पल्पेट करके देखा है और नोट किया कि ये फील सॉफ्ट है। द नर्स डिटरमाइन दैट दिस इज फाइंडिंग इंडिकेट विच ऑफ द कंडीशन। नर्स ने क्या देखा है कि क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है कि एक बच्चा है नर्सरी के अंदर एडमिट है, और उसने फ्रंट साइड उसको पल्पेट करके देखी है और वो अभी भी स्मूथ है, बिल्कुल भी, ठीक है, सॉफ्ट है। तो ये जो फाइंडिंग है ये क्या है, ठीक है। तो ये क्या ऑप्शन ए डिहाइड्रेशन को करता है, इंगित करता है ये, या अब नॉर्मल फाइंडिंग है ये, या ये इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ शो कर रहा है, या डिक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर को शो करेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि ये एक अब फाइंडिंग है, ठीक है। बी ऑप्शन है इसका वो राइट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नॉर्मल फंटानेल फ्लैट रहेगा, सनकन फंटानेल डिहाइड्रेशन की कंडीशन को शो करेगा, बल्जिंग फंटानेल है वो इंक्रीज्ड ICP को शो करेगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं कि व्हेन परफॉर्मिंग सक्शनिंग ऑन ए पेशेंट, एक सेक्शन कर रहे हैं पेशेंट का परफॉर्म कर रहे हैं, यू शुड, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। सेक्शन करते समय हमें क्या करना चाहिए? अप्लाई सेक्शन कंटिन्यूसली वाइल इंसर्टिंग द कैथेटर, जब हम कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं अंदर की तरफ डालते जा रहे हैं तो हमें सेक्शन है वो चालू रखना है, ये नहीं करेंगे हम, ठीक है। ऑप्शन बी रहेगा कि अप्लाई सेक्शन इंटरमीडिएटली एज द कैथेटर इज इंसर्ट, जब हम कैथेटर डाल रहे हैं तो बीच में जाने के बाद में कैथेटर आधा जाने के बाद में हम क्या करेंगे कि सेक्शन स्टार्ट कर देंगे, तो ये भी हमें नहीं करना है। परफॉर्म सक्शंस ऑन द पेशेंट फॉर लॉन्गर देन 10 सेकंड, या 10 सेकंड से ज़्यादा हमें जो सक्शन है वो कंटिन्यू करना है।
ऑक्सीजनेटेड द पेशेंट्स लंग बिफोर एंड आफ्टर सक्शनिंग प्रोसीजर। तो ये जो हमारा जो डी ऑप्शन है ये थोड़ा राइट फिट बैठ रहा है, बढ़िया फिट बैठ रहा है कि हमें सबसे पहले पेशेंट सक्शन करने से पहले जो सक्शन को है फुली ऑक्सीजनेटेड करना है, ऑक्सीजनेटेड फुली करना है, लंग्स वगैरह उसके बिल्कुल क्लियरफाई करने के बाद में हमें सक्शन प्रोसीजर है वो स्टार्ट करना है। ऑप्शन डी हमारा राइट क्वेश्चन रहेगा। इंट्रेंसिक फेवर फैक्टर इज सीक्रेटेड बाई। इंट्रेंसिक फैक्टर का क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सीएचओ के एग्जाम से 101% आने वाला जो क्वेश्चन है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 48। इंट्रेंसिक फैक्टर है जो किससे सीक्रेटेड होता है। ऑप्शन ए रहेगा चीफ सेल के द्वारा, ऑप्शन बी रहेगा फंडिक सेल के द्वारा, ऑप्शन बी सी रहेगा ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा, ऑप्शन बी रहेगा ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा, ऑप्शन सी डी रहेगा मास्ट सेल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रह जाएगा वो रहेगा ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा। ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर इंट्रिंसिक फैक्टर है वो ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा सीक्रेटेड होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये हेल्प करता है मैच्यूरेशन के अंदर एंड एब्जॉर्प्शन के अंदर विटामिन B12 को, ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। एंड HCl इज सीक्रेटेड बाय द पेरीएटियल सेल के द्वारा इसको सीक्रेटेड किया जाता है। और ये B12 जो होता है उसके एब्जॉर्प्शन के अंदर इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। पेरिएटल सेल के बारे में देखते हैं तो ये एपिथेलियल सेल टाइप की सेल होती है जिसको ऑक्जेंटिक सेल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा कि सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। मैक्सिमम इफेक्ट ऑफ ए ड्रग इज डिफाइंड बाई। मैक्सिमम इफेक्ट किसी दवा का अधिकतम प्रभाव किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और रिपीटेड एमसीक्यू है, ठीक है, एनएचएम के एग्जाम के अंदर, सीएचओ के एग्जाम के अंदर और लेटेस्ट जो अभी आरआरबी का जो एग्जाम हुआ है मैं आपको बता दूं का उसका थर्ड पारी का ये क्वेश्चन रहा है। किसी दवा का जो अधिकतम प्रभाव है उसको किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन ए रहेगा थेराप्यूटिक रिफ्लेक्स के नाम से उसको जानते हैं, ऑप्शन बी रहेगा पोटेंसी के नाम से इसको जानते हैं, ऑप्शन सी रहेगा एफिकेसी के नाम से और ऑप्शन डी रहेगा एडवर्सिटी के नाम से इसको जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा एफिकेसी के नाम से इसको जानते हैं, एफिकेसी इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में आपको बताऊं कि विच टेस्ट रिजल्ट शुड नॉट ए नर्स रिव्यू टू डिटरमाइन if the antibiotic prescribed for the patient will be effective। एक नर्स है को किस परीक्षण के परिणाम की समीक्षा करनी चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि रोगी के लिए जो निर्धारित एंटीबायोटिक है वो प्रभावी है, होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का ऑप्शन ए रहेगा सीरोलॉजिकल टेस्ट, ऑप्शन बी रहेगा सेंसिटिविटी टेस्ट हमें करना है, ऑप्शन सी रहेगा सीरम ऑस्मोलैरिटी टेस्ट करना है या ऑप्शन डी रहेगा सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट हम करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, सेंसिटिविटी टेस्ट है, तो हम कोई भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसको पहले जांच करने के लिए रिएक्शन वगैरह चेक करने के लिए लगाते हैं। ऑप्शन डी होता है ESR, ये तो ESR वगैरह चेक करने के लिए सेडिमेंटेशन रेट है वो चेक की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी है सेंसिटिविटी टेस्ट हमें सबसे पहले करना जरूरी होता है। कभी भी जब एंटीबायोटिक हम देते हैं तो हमें सेंसिटिविटी टेस्ट है, सेंसिटिविटी टेस्ट करना कंपलसरी होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों जो क्लास है आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर देता हूं कि क्लास को आप एक लाइक जरूर करें, एक बढ़िया सा कमेंट आप जरूर करें अगर आपको क्लास बढ़िया लग रही है तो, ठीक है। मैं आपके लिए ऐसे ही क्लासें कंटिन्यू कर रहा हूं, सिंगल क्लास अभी आ रही है लेकिन नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर आपको ये क्लासेस 2 या 3 दिखेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो मैंने आपको देने का वादा किया है वो मैं पूरा करूँगा। तो 51 नंबर क्वेश्चन में आपको बताऊँ, स्पीड थोड़ी फास्ट आएगी दोस्तों ताकि जल्दी से जल्दी जो क्लास है वो कंप्लीट हो, कवर हो कम समय के अंदर, ठीक है, लेंथी क्लास ना हो। तो 51 नंबर क्वेश्चन है मेट्रोनिडाजोल इज इफेक्टिव एंटीबैक्टीरियल एजेंट अगेंस्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मेट्रोनिडाजोल है वो सभी के विरुद्ध प्रभावी जीवाणुरोधी एंटी एजेंट है, एक को छोड़ करके। ऑप्शन ए H पाइलोरी इरेडिकेशन, ऑप्शन बी है सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ऑप्शन सी रहेगा स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, ऑप्शन डी रहेगा अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा मेट्रोनिडाजोल है वो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया के खिलाफ वर्क नहीं करती है, एक को छोड़ करके वो इन तीनों के खिलाफ है वो वर्क करेगी अच्छी तरह से, इसके खिलाफ ये प्रभावी नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 52 हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम। ग्रे बेबी सिंड्रोम है वो कौन सी ड्रग के द्वारा कॉज होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग है वो कॉज करेगी ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो ऑप्शन ए रहेगा क्लोरोमेफेनिकॉल्स, ऑप्शन बी रहेगा पेनिसिलिन, ऑप्शन सी रहेगा डॉक्सीसाइक्लिन और ऑप्शन डी रहेगा कैनामाइसिन्स। तो ऑप्शन ए है क्लोरोमेफेनिकॉल्स, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रूमेटिक फीवर इज।
आम वात बुखार के लिए जो पसंदीदा दवाई है, जो ड्रग्स है रिमेटिक फीवर की, वो कौन सी रहेगी? तो दोस्तों आप सभी जो मेरी की पॉइंट्स की जो क्लासेज है या जो थ्योरी बेस्ड जो क्लासेस अब तक मैंने करवाई है उनको एक बार ज़रूर विजिट करें, ताकि ये जो क्वेश्चन हैं जो मैं उनमें उन्हीं में से आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रहे। तो ड्रग ऑफ चॉइस है रिमेटिक फीवर की, वो कौन सी रहेगी? ऑप्शन ए रहेगी सिफेलोस्पोरिन, ऑप्शन बी रहेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन सी रहेगा पेनिसिलिन, ऑप्शन डी रहेगा जेंटामाइसिन। तो क्वेश्चन नंबर का 50 इसका जो 51 नंबर या 53 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर जाएगा पेनिसिलिन, इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। 54 नंबर एमसीक्यू हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉज द रेड ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ द यूरिन? ठीक है, नोट सेट का जो बेस्ट एमसीक्यू है, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और नोट सेट का जो पसंदीदा क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि कौन सी जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसमें क्या मूत्र का रंग है वो लाल नारंगी कर देगा? तो ऑप्शन ए रहेगा आइसोनियाजाइड, ऑप्शन बी रहेगा इथेम्बिटोल, ऑप्शन सी रहेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, और ऑप्शन डी रहेगा रिफाम्पसिन। तो ये 4 ड्रग है, ये सभी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, ये सभी दवाइयाँ टीबी के रोग के अंदर उनका निदान के लिए उपयोग में ली जाती है। तो रेड कलर ऑरेंज के लिए जो ड्रग्स है, रिफाम्पसिन नाम की जो ड्रग है वो इसके लिए जिम्मेदार होती है। रेड कलर जो यूरिन होता है, रेड कलर का जो यूरिन आता है टीबी के अंदर जो रेड कलर का यूरिन आता है उसके अंदर जो रिफाम्पसिन नाम की जो ड्रग्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं कि दी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग दैट हैज द पोटेंशियल एंड डैमेज टू द एट्थ क्रेनियल जो कपाल तंत्रिका को नुकसान पहुंचाने वाली जो ड्रग है वो टीबी की वो होती है। ऑप्शन ए रहेगा आइसोनियाजाइड, ऑप्शन बी रहेगा इथेम्बिटोल हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन सी रहेगा रिफाम्पसिन, ऑप्शन डी रहेगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो एट्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज करने वाली जो ड्रग है जो कि टीबी के अंदर काम आती है उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये है जो बहरापन पैदा कर देती है, ये जो ड्रग है वो क्या कर देती है? बहरापन पैदा कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा 56 नंबर एमसीक्यू रहेगा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज नोन एज, माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस है उसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए गोल्डन बेसिलस के नाम से, ऑप्शन बी रहेगा कोच बेसिलस के नाम से, ऑप्शन सी रहेगा मेजिकल बेसिलस के नाम से, और ऑप्शन डी रहेगा हैंसन बेसिलस के नाम से। तो ये क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी बेस्ड क्लासेस में करवा चुका हूँ, तो उसका राइट आंसर जाएगा बी कोच बेसिलस के अंदर इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, द नर्स आस्क द क्लाइंट हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ। एक नर्स है वो मरीज से पूछ सकते हैं कि आप अपने बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। तो नर्स क्लाइंट का किस चीज़ का मूल्यांकन कर रही है? नर्स आइडेंटिटी कर रही है, उसकी पहचान कर रही है, या सेल्फ स्टीम उसकी ले रही है, या उसकी बॉडी इमेज को चेक कर रही है, या उसका रोल परफॉर्मेंस है वो चेक कर रही है? ऑप्शन बी सेल्फ स्टीम, वो खुद के बारे में क्या सोचता है खुद के बारे में, तो वो सब चीज़ें वो चेक करने के लिए नर्स ने ऐसा कुछ पूछा है। तो सेल्फ स्टीम इसका जो राइट आंसर जाएगा। ठीक है, हेल्थ की डेफिनेशन मैं आपको थोड़े बता दूं कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ द डिजीज एंड इन्फर्मिटी। ये जो है स्टेटमेंट है ये कौन से स्टेट का है? ठीक है, ए यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा दिया गया है, नेशनल लीग ऑफ नर्सिंग के द्वारा दिया गया, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है। तो नर्सिंग लेवल के जो भी छात्र है, नर्सिंग लेवल का सबसे जो इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को ये तो पता ही होना चाहिए कि नर्सिंग की जो डेफिनेशन है वो किसने दी है? तो वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। द रीजन फॉर यूजिंग द पेरीनेंटल रूट टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन इंक्लूड, दवाओं को प्रशासित करने के लिए या दवाओं को देने के लिए जो पेरीनेंटल मार्ग का उपयोग किया रहा उसका जो कारण क्या है? ऑप्शन ए का पेरीनेंटल जो मेडिकेशन है एक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन देने, ओरल मेडिकेशन से ज़्यादा ये लॉन्गर वर्क करती है। इट इज़ द लास्ट एक्सपेंसिव मेथड, और ये एक लिस्ट कम से कम यूज होने वाला एक्सपेंसिव मेथड है ये। इट इज़ ईजियर टू मेजर एंड एक्यूरेट डोज, और ये इजी होती है, और ये क्या मेजर डोज में एक्यूरेट डोज कितनी देनी है उसको मेजर करने के लिए एक इजी मेथड है। द पेरिएंटल रूट अलाउ मोर रैपिड एब्जॉर्प्शंस देन द ओरल रूट। ये इसका राइट आंसर रहेगा कि द पेरिनेंटल जो रूट होता है वो क्या करता है? अलाउ करता है मोर रैपिड एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 60 हम देते हैं, एंटी कोएगुलेंट प्रेजेंट इन हेमोग्राम वाइल। हेमोग्राम जो शीशी होती है उसके अंदर कौन सा एंटीकोगुलेंट है वो मौजूद होता है? ऑप्शन ए रहेगा EDTA, ऑप्शन बी रहेगा हिपारिन, ऑप्शन सी रहेगा सोडियम सिट्रेट, और ऑप्शन डी रहेगा
लिथियम ईपारिन। तो EDTA जो वाइल है वो यूज की जाती है ब्लड वगैरह लेकर के सैंपल चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 61 हम देखते हैं कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड एक इन्फेक्शन रेफर्ड एज एन इन्फेक्शन एक्वायर्ड आफ्टर एडमिशन। अस्पताल में प्राप्त संक्रमण को भर्ती के बाद प्राप्त संक्रमण कहा जाता है। अस्पताल में जो प्राप्त संक्रमण है भर्ती के बाद प्राप्त संक्रमण कहा जाता है। अगर वो 24 घंटे के तक का हो, अगर वो 48 घंटे तक का हो, या वो आफ्टर डिस्चार्ज तक का हो, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो 48 घंटे 48 आवर्स तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं कि ट्विचिंग ऑफ द फेशियल मसल्स व्हेन द फेशियल नर्व इज टैप्ड एंटीरियर टू द ईयर लोब इज कॉल्ड। जब कान के आगे चेहरे की तंत्रिका पर दबाव पड़ता है, जब क्या करते हैं भी कान के आगे जो चेहरे की तंत्रिका पर हम दबाव डालते हैं, तो चेहरे की मांसपेशियों में होने वाली ऐंठन को क्या कहते हैं। जो चेहरे की मांसपेशियों में जो ऐंठन बनेगी उसको हम किस नाम से जानते हैं, वो कौन सा साइन होगा। चिवोस्टिक साइन होगा, ट्राउजी साइन होगा, होमोन्स साइन होगा, या ब्रूड जेन्स्की साइन होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो चोवेस्टिक साइन के नाम से इसको जाना जाता है। इस तरह का जो साइन है वो चोवेस्टिक साइन के नाम से जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं कि इन ए लेक्चर ऑन सेक्सुअल फंक्शनिंग्स ए नर्स विल इंक्लूड द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन अकर व्हेन दी। यौन क्रियाशीलता पर एक व्याख्यान में एक नर्स है इस तथ्य को शामिल करेगी कि ओव्यूलेशन तब होगा जब, ओवुलेशन कब होगा ये कंडीशन पूछेगी। तो एंडोमेट्रियल वॉल्व इज स्लड ऑफ, जो एंडोमेट्रियल वॉल है वो स्लड बाहर आना बंद हो जाएगी। ब्लड लेवल ऑफ LH इज टू हाई, ब्लड लेवल के अंदर LH का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। ऑक्सीटोसिन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो हाई हो जाएगा। तो ब्लड के अंदर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो क्या ज़्यादा हो जाएगा, तब है वो ये कंडीशन है वो उत्पन्न हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं कि व्हेन टोडलर मूव अराउंड ऑन देयर हैंड कीपिंग देयर एब्डोमेन ऑफ द फ्लोर इट इज कॉल्ड। जब क्या करते हैं छोटे बच्चे अपने पेट को जमीन से दूर रखते हुए अपने हाथों के बल चलते हैं, तो इसको क्या कहते हैं। ठीक है, जब छोटे बच्चे होते हैं वो पेट के बल, पेट को अपने जमीन की तरफ रखते हैं, लेकिन वो जमीन से दूर रखते हैं तो हाथों के बल चलते रहते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे। तो उसका ऑप्शन ए रहेगा क्राउलिंग उसको कहेंगे, ऑप्शन बी क्रीपिंग उसको कहेंगे, ऑप्शन सी रहेगा रोलिंग उसको कहेंगे, या उसको स्क्रमिंग कहेंगे। तो ऑप्शन इसका बी है क्रीपिंग, जो राइट रहेगा क्रीपिंग है वो राइट आंसर इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो एंटीबॉडीज होती हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती हैं। इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मा सेल के द्वारा, लिम्फोसाइट के द्वारा, इरिथ्रोसाइट के द्वारा और बेसोफिल के द्वारा। तो एंटीबॉडी है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड बनती है, वो होती है लिम्फोसाइट के द्वारा जो एंटीबॉडी है वो बनती है। ये 66 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रेफरेंस टू एंडोटॉक्सिन्स एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का क्वेश्चन है तो मतलब एक को छोड़ करके बाकी सारी सही है। एंडोटॉक्सिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सारे सत्य हैं एक को छोड़ करके। तो ये क्या होते हैं, दे आर लिपो पोलिस्काराइडाइडिस इन नेचर के अंदर होते हैं। दे आर रिलीज्ड फ्रॉम द बैक्टीरियल सरफेस बाय द नेचुरल लाइसिस के द्वारा बैक्टीरियल सरफेस से उसको क्लीन कर देते हैं। या दे आर हीट लाइबल प्रोटीन होते हैं, या वो हीट लाइबल प्रोटीन होते हैं। देयर टॉक्सिसिटी डिपेंड इन द लिपिड कंपोनेंट, और उनकी जो टॉक्सिसिटी है वो डिपेंड करती है किस पर, लिपिड कंपोनेंट पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। दे आर हीट लाइबल प्रोटीन, और ये क्या होते हैं, हीट लाइबल प्रोटीन होते हैं। ये इसके एक झूठा कथन है कि ये हीट लाइबल प्रोडक्ट या प्रोटीन होते हैं। ये इसका ऑप्शन सी है वो राइट आंसर रहेगा, लेकिन ये कथन सही नहीं है। 60 नंबर MCQ देखते हैं कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज मेडिएटेड बाय। सेकेंडरी जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो किसके द्वारा बना होता है। ऑप्शन ए रहेगा IgA के द्वारा, ऑप्शन बी रहेगा IgG के द्वारा, ऑप्शन सी रहेगा IgM के द्वारा, और ऑप्शन डी रहेगा IgE के द्वारा। तो सेकेंडरी इम्यून जो रिस्पॉन्स है वो किसके द्वारा, ऑप्शन बी है, ठीक है, IgG के द्वारा ये बना रहता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, IgG। क्वेश्चन नंबर 68 में आपको बता दूं कि मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बोन इज, हड्डी का जो प्रमुख घटक है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी रहेगा कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी रहेगा मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन डी रहेगा सोडियम क्लोराइड। तो ये जो क्वेश्चन है बात, ये रिपीट क्वेश्चन है जो मैंने पीछे क्लासेस करवाई हुई है, की पॉइंट्स की क्लासेस है उसके अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कैल्शियम फॉस्फेट है। हड्डी का जो प्रमुख घटक होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, और ये इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, लाइफ स्पैन ऑफ द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की लाइफ स्पैन पूछी गई है, तो प्लेटलेट्स की जो लाइफ स्पैन वो कितनी होती है।
ऑप्शन ए रहता है 90 to 120 डेज, ऑप्शन बी रहता है 1 से 3 दिन, और ऑप्शन सी रहता है 8 से 12 दिन, और ऑप्शन डी रहता है 1 से लेकर के 1 दिन। तो ऑप्शन इसका जो ऑप्शन ए है वो तो राइट नहीं हो, क्योंकि 120 दिन तो आरबीसी का होता है। तो ऑप्शन सी इसका हम देखते हैं 8 से 12 दिन प्लेटलेट्स की जो है वो लाइफ स्पान होता है, ये इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 हम देखते हैं, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन इज, मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन इज, अगर जो बॉडी पार्ट है वो दूर जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए एडक्शन बोलेंगे, ऑप्शन बी उसको एक्सटेंशन बोलेंगे, ऑप्शन सी फ्लेक्शन बोलेंगे, या ऑप्शन डी अबडक्शन बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये जो है बॉडी से दूर जा रहा है तो उसको अबडक्शन की बोला जाएगा, अबडक्शन का कंडीशन है वो बोली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं कि एल्डरली वुमेन आर मोर प्रोन टू डेवलप हिप फ्रैक्चर बिकॉज, बुजुर्ग महिला है उसमें कुल्ले का फ्रैक्चर होने का खतरा अधिक हो जाता है। क्यों हो जाता है? कारण क्या होता है कि वो डिक्रीज एस्ट्रोजन सिक्रेशन, क्योंकि एस्ट्रोजन का सिक्रेशन है वो कम हो जाता है, इंक्रीज बोन डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण ये जो खतरा है वो बढ़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन है डिक्रीज एस्ट्रोजन सिक्रेशन, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन है वो कम होता है, इसीलिए जब बुजुर्ग महिला आती है उनके अंदर जो कुल्ले का फ्रैक्चर होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट लेके चलता हूँ 72 क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू बीसीजी वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के बारे में आप पढ़ेंगे तो बीसीजी के बारे में पीडिया की क्लासेस के अंदर मैंने बताया हुआ है कि बीसीजी टीकाकरण के संबंधित जो सही कथन कौन सा होगा। ठीक है, सही कथन की हम पहचान, बीसीजी डोज देनी है एट बर्थ पर 0.05 ml, क्या ये राइट स्टेटमेंट है? डोज ऑफ बीसीजी इफ नॉट गिवन एट द बर्थ इज 0.1 ml, बीसीजी प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, ऑल ऑफ दी अबव, ये या सारे ये क्वेश्चन ऑप्शन है वो सही है। तो हमें ये सारे ऑप्शन राइट लग रहे हैं, तो ऑप्शन इसका आंसर है वो राइट डी ऑप्शन है वो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, एक 6 साल की ओल्ड चाइल्ड है, एडमिट है, उसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन उसको हो गया है, विच इज द सिग्निफिकेंट नर्सिंग इंटरवेंशन टू बी डन डेली बाई ए नर्स। तो एक नर्स के द्वारा जो प्रतिदिन जो महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप जो किया जा रहा है वो कौन सा है? चेकिंग टेम्परेचर चेक करेगी, मेजर मिड आर्म सर्कमफ्रेंस उसका चेक करेगी, चेकिंग कैपिलरी रिफिल टाइम उसका चेक करेगी, या मॉनिटरिंग इंटेक आउटपुट चेक करेगी। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कंडीशन के अंदर जो इंटेक आउटपुट जो मॉनिटर करना मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा वर्क रहेगा। 74 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्रोटाइटिस की कंडीशन है इज मोस्ट ऑफ्टन अकर बिकॉज ऑफ, जो तीव्र ग्लोमेरुलोनेफ्रोटाइटिस है सबसे अधिक कारण जो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए रहता है स्ट्रेप्टोकोकाई के द्वारा, ऑप्शन बी रहता है डिप्थीरिया के द्वारा, ऑप्शन सी रहता है निमोनोकोकाई के द्वारा, और ऑप्शन डी रहेगा साल्मोनेला के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा स्ट्रेप्टोकोकाई के द्वारा जो है तीव्र ग्लोमेरुलोनेफ्रोटाइटिस की कंडीशन उत्पन्न होगी, वो स्ट्रेप्टोकोकाई, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में आपको बताऊं, अमोंग द फॉलोइंग ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ गोबी F3 एक्सेप्ट, एक को छोड़ करके तीनों सारे है वो गोभी के है। तो गोभी के अंदर क्या करेंगे? इम्यूनाइजेशन उसके अंदर कराएंगे, आई फॉर इम्यूनाइजेशन, फीमेल एजुकेशन, फूड सप्लीमेंट उसको अंदर होगा, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग उसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी है ग्लोबल वार्मिंग, इसका जो राइट आंसर जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग इसके अंदर नहीं होती है। 76 नंबर क्वेश्चन, मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए रहेगा इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन बी रहेगा ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन सी रहेगा फीमेल एजुकेशन, ऑप्शन डी रहेगा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो दोस्तों मिशन इंद्रधनुष पर एक स्पेशल क्लास डाली हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के मिशन इंद्रधनुष की क्लास को विजिट करें, और इसका जो राइट आंसर है इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है, और इसके अंदर जो भी ड्रग्स है, जितनी भी मेडिसिन है टोटल, वो मैंने आपको बताया हुआ है उसी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 77, विच वैक्सीन स्टोर्ड एट द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर कौन सी वैक्सीन है वो स्टोर पे रखेंगे हम? तो ओपीवी वैक्सीन को रखेंगे, एमएमआर वैक्सीन को रखेंगे, ऑप्शन सी है बीसीजी वैक्सीन को रखा जाएगा, या ऑप्शन डी मिजल्स वैक्सीन को रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका है, जो ओरल पोलियो वैक्सीन है उसको हम फ्रीजर के अंदर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 हम देखते हैं कि द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन इज, जो बीसीजी वैक्सीन का रूट है वो क्या रहता है? इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, इंट्राडर्मल दिया जाता है, इंट्राथिकल दिया जाता है, या सबक्यूटेनियस दिया जाता है। तो जो बीसीजी वैक्सीन का जो रूट है वो होता है इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल रूट से जो बीसीजी वैक्सीन एट बर्थ पर 0.05 ml है वो दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं कि कैरियोटाइप ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसका कैरियोटाइप क्या है? कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर जो संख्या है वो XX की क्या रहेगी? तो 47
वाई 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 रहेगा ऑप्शन, ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन इसमें रहेगा। ऑप्शन बी रहेगा कि 47 प्लस एक्स एक्स वाई रहेंगे, या ऑप्शन सी रहेगा 47 प्लस ट्रिपल एक्स रहेंगे, या ऑप्शन डी रहेगा 47 प्लस एक्स वाई वाई रहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा 47 प्लस एक्स एक्स वाई इसका राइट आंसर रहेगा। वाई एक होगा लेकिन एक्स इसके अंदर डबल होंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर जाएगा। एक्स लिंक्ड रिसीव कंडीशन इज, एक्स लिंक्ड जो अप्रभावी स्थिति है वो क्या रहेगी, ठीक है। 6 GPD डेफिशिएंसी रहेगी, हीमोफीलिया रहेगी, या थैलासीमिया, या बोथ ए एंड बी दोनों कंडीशन रहेगी। तो इसका राइट आंसर जाएगा कि G6PD डेफिशिएंसी और हीमोफीलिया दोनों की कंडीशन है वो क्या रहेगी, एक्स लिंक्ड अप्रभावी वो स्थिति रहती है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन आया है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। वेन वाज स्टार्टेड NRHM, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है वो कब स्टार्ट हुआ था? 5 अप्रैल 2005 को हुआ था, 1 नवंबर 2004 को, या 1 दिसंबर 2005 को, या 5 अप्रैल 2004 को। तो 5 अप्रैल 2005 को जो NRHM है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, उसको स्टार्ट किया गया था। आशा के बारे में बताऊं तो आशा एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है, इज वर्किंग अंडर NRHM प्रोग्राम फॉर दी 1000 पॉपुलेशन। तो ये सब चीजें मैंने क्लासेस के अंदर पढ़ाई हुई है, तो आप टाइम से टाइम निकाल करके उन क्लासेस को बीच बीच में आप विजिट करें, ताकि ये जो क्लासेस जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये ज्यादा से ज्यादा आपको समझ आए, याद रहे। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं कि फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हमें फाइंड करना है कि मीजल वैक्सीन शुड बी गिवन एट 9 मंथ ऑफ एज। मीजल्स के बारे में आपको बताया कि ये ऑप्शन राइट रहेगा। ऑप्शन बी रहेगा कि डोज ऑफ हेपेटाइटिस वैक्सीन इज 0.5 ml IM एट बर्थ 1 मंथ एंड 6 मंथ। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की डोज है वो 0.5 ml दी जाती है, IM दी जाती है, बर्थ पर लगाई जाती है, 1 मंथ पे और 6 मंथ पे लगाई जाती है। BCG वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ वाया इंट्राडर्मल रूट से लगाई जाती है, 0.05 ml टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस। रोटा वायरस वैक्सीन गिवन बाय द इंट्रानेजल रूट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर नहीं रहेगा। ऑप्शन डी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। जो रोटा वायरस का जो रूट होता है वो ओरल रूट से दिया जाता है, नो कि नेजल रूट से दिया जाता है। रोटा वायरस वैक्सीन इज गिवन बाय द ओरल रूट, डायलेंट किया जाता है मीजल्स वैक्सीन को डिस्टिल वाटर के अंदर, और जो BCG वैक्सीन होती है उसको सोडियम क्लोराइड के अंदर डायलेंट किया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ द BCG की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, तो बेसिली क्लाइमेट यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट JK के 2 से 5-7 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट MCQ है और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो ये जो 5-7 क्वेश्चन जो इमेज बेस्ड की तरह जो JK का जो क्वेश्चन में लेके आया हूँ वो है, व्हेन डिड द बैटल ऑफ प्लेसी, प्लेसी की जो बैटल है वो कब हुई थी? ऑप्शन ए रहेगा 1756, 1757, ऑप्शन सी रहेगा 1758, या ऑप्शन डी रहेगा 1759। तो प्लेसी की जो बैटल है वो 1757 के अंदर हुई थी। The Battle of Plassey was a decisive victory of the British East India Company over the Nawab of the Bengal and his French allies on the 23 June of 1657 under the leadership of the Robert Clive, which was possible due to the defections of Mr. Jafar Ali Khan, who was Siraj ad-Dullah and commander of chief। ये क्या प्लासी का युद्ध है वो 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में किया गया था। बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण की जीत थी, जो कि सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर अली के दलबल के कारण संभव हुई थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में फॉलोइंग कौन सा कॉम्पिटेंसी इज नॉट इंक्लूडिंग द अनएक्सपेक्टेड। निम्नलिखित में कौन सी दक्षता नर्सिंग सूचना विषय विज्ञान पढ़ाने के अपेक्षित परिणाम के रूप में शामिल नहीं है? तो बेसिक कंप्यूटर स्किल, इंफॉर्मेशन लिटरेसी, बेसिक इंफॉर्मेटिक कॉम्पिटेंसी, या एडवांस इंफॉर्मेटिक सिस्टम। तो इसका राइट आंसर डी रहेगा, एडवांस इंफॉर्मेटिक कॉम्पिटेंसी। क्लिनिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन द नर्सिंग बाय एप्लीकेशन फॉर कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस इज कॉल्ड। कंप्यूटर और सूचना विज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा नर्सिंग नैदानिक, तो उसको प्रगति को क्या कहते हैं? कि ये नर्सिंग डायग्नोसिस उसको कहा जाता है, नर्सिंग इंफॉर्मेटिक कहा जाता है, या नर्सिंग प्रोसीजर उसको कहा जाता है, या नर्सिंग रेफरेंस उसको कहा जाता है। तो नर्सिंग इंफॉर्मेटिक नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन हम देते हैं, द डाटा दैट इज प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बाय द CPU इज नोन एज। CPU द्वारा प्रसंस्करण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न जो डाटा होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रहेगा स्कैनिंग, ऑप्शन बी रहेगा आउटपुट, ऑप्शन सी रहेगा इनपुट, और ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ दीज। तो बी आउटपुट है, CPU के द्वारा जो आउटपुट है वो हमारा राइट आंसर जाएगा।
87 नंबर, दी फुल फॉर्म ऑफ दिस थी LIC की फुल फॉर्म पूछी गई है, कमांड लाइन इंटरस्पेस, कमांड लाइन इंटरफेस, कॉमन लाइन इंटरफेस या कॉमन लाइन इंटरस्पेस। तो ऑप्शन बी इसका कमांड लाइन इंटरफेस इसका राइट आंसर रहेगा। हाइपर टेक्स्ट इज टेक्स्ट दैट, हाइपर टेक्स्ट इज टेक्स्ट दैट कौन सा टेक्स्ट है ये, अपीयर एज सुपरस्क्रिप्ट के अंदर ये दिखाई देता है, कंटेन इन लिंक टू अनदर डॉक्यूमेंट, अपीयर अबाउट नॉर्मल टेक्स्ट, हैज इमेज इमोबिलाइज्ड इन द टेक्स्ट। तो ऑप्शन बी है कंटेन लिंक्स टू अनदर डॉक्यूमेंट इसका राइट आंसर रहेगा। 89 नंबर एमसीक्यू में बताऊं आपको कि द डोमेन नेम इन यूआरएल रेफर टू दी, यूआरएल में डोमेन नाम किसको संदर्भित करता है, प्रोटोकॉल को, फाइल नेम को, सर्वर को या डायरेक्टरी को। जो यूआरएल हम डालते हैं उसके अंदर जो डोमेन नाम है वो है ऑप्शन सी सर्वर को, वो क्या परिभाषित करेगा, सर्विस को संदर्भित करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर कोड। जब स्टार्टिंग कर रहे हैं कंप्यूटर को तो उसको क्या कहेंगे, व्हाट इज द प्रोसेस टू, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया उसको हम क्या कहेंगे, ऑप्शन ए बूटिंग उसको कहेंगे, ऑप्शन बी उसको शट डाउन कहेंगे, उसको ऑप्शन सी रीस्टार्ट कहेंगे और ऑप्शन डी रहेगा मेमोरी। तो जो कंप्यूटर स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं बूटिंग, बूटिंग नाम से उसको जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सेकंड मॉडल पेपर की क्लास। आप सभी लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आपके लिए नेक्स्ट 1 वीक के अंदर कंटिन्यू लेके आ रहा हूँ, बढ़िया से बढ़िया। उसके अंदर सिंगल लाइनर, वन लाइनर, रीजनिंग, जीके और इमेज बेस्ड के क्वेश्चन उसके अंदर रहेंगे। आप सभी लोगों से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें और प्लीज़ एक लाइक और एक बढ़िया सा कमेंट आप इस क्लास में डाल दें। ठीक है, इसी तरह की नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।